The topic which we are going to discuss is biofuel generations. अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें, इसके अंदर हम देखेंगे कि बायोफ्यूल हमारे पास क्या है। फिर हम देखेंगे कि व्हाई हैव वी मूव टुवर्ड्स बायोफ्यूल। देन जो है हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो कौन सा बायोमास है जिससे हम बायोफ्यूल को प्रिपेयर कर सकते हैं। देन जो है वो जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल की बात करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली 4 जनरेशन जो है वो इंक्लूडेड है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स। जो हम देखेंगे वो कि बायोफ्यूल के जो है वो क्या बेनिफिट्स है, क्या इश्यूज है जो हमें फेस करना पड़ता है जब हम बायोफ्यूल के साथ जो है वो डील करते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो कंट्रीज डीलिंग कर रही है विद द बायोफ्यूल प्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले जब हम बायोफ्यूल जनरेशन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है, व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू व्हिच वी मूव टुवर्ड्स बायोफ्यूल। वो कौन सी कंडीशंस थी या वो कौन सी रीजंस है जिसकी वजह से हमने बायोफ्यूल की तरफ जो है वो मूव किया है। तो हमें पता है कि जो ह्यूमंस है वो फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो यूज कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके जो है वो दो एस्पेक्ट से जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स है ये बेसिकली नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम इसको करंट रेट के ऊपर यूज करते जाए तो एक ऐसा वक्त आएगा कि जब ये फॉसिल फ्यूल जो है वो डिप्लीट हो जाएंगे और ये हमारी जो है यूजर्स के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे या इनफ नहीं होंगे कि ये हमारी एनर्जी नीड्स को जो है फुलफिल कर सके। अगर हम एक स्टडी के मुताबिक देखें तो एक रिसर्च हुई है जिसके अंदर बताया गया है कि लेट्स सपोज कि एक एवरेज पर्सन है जिसकी जिसकी हाइट जो है वो 5.6 फीट है और उसकी जो एवरेज एज है वो 80 ईयर्स है। वो जो अपनी टोटल लाइफ के अंदर, ओवरऑल लाइफ के अंदर जो कोल यूज करता है डेट इज 131.5 टन जो है वो कोल यूज करता है। और पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो जो है वो 261 टन जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो यूज करता है। इसी तरह कम्प्लेक्स नेचुरल गैस की बात करें तो 2007 मीटर क्यूबिक जो है वो ये नेचुरल गैस जो है वो यूज करता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो एक एवरेज पर्सन जो है अपनी ओवन लाइफ के अंदर इतने ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स जो है सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो यूज कर रहा है। तो देर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जो कि अपनी एनर्जी नीड जो है फॉसिल फ्यूल से फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर जो है वो करंट रेट के ऊपर जो है वो फॉसिल फ्यूल्स को यूज किया गया तो एक एस्टिमेट के मुताबिक ये 2060 के अंदर जो है वो डेप्लीट हो जाएगी। क्योंकि एनुअली जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 15 बिलियन मैट्रिक टन जो है फॉसल फ्यूल एनुअली बर्न हो रहे हैं। एक तो इसकी रीजन ये थी कि जो फॉसल फ्यूल्स है ये नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो हमें कोई जो है वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जो है move करना चाहिए जो कि इन फ्यूचर हमारी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल कर सके। और अगर हम दूसरी रीजन देखें क्यों हमने जो है फॉसल फ्यूल्स से जो है वो बायोफ्यूल की तरफ मूव किया या वो क्या रीजंस थे कि जो मैंने जो है बायोफ्यूल को प्रोड्यूस किया। तो जब हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो नंबर ऑफ गैसेस जो है वो एमिट होती है इन द एनवायरनमेंट के अंदर। दीज आर टॉक्सिक गैसेस जो कि ह्यूमन की हेल्थ को और अदर फाना और फ्लोरा को जो है वो बैडली जो है वो इफेक्ट करती है। अगर हम बात करें कि जब हम फॉसल्स को बर्न करते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के जो है वो ऑक्साइड्स जो है वो एमिट होते हैं। व्हेन दे बिकम accumulated with the water vapors they become acids। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एसिड बनाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड और सल्फर ऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी। जब ये एसिड जो है वो जमीन के ऊपर आएगी तो ये वाटर के साथ भी जो है वो वाटर के साथ भी जो है वो ये डिजोल्व हो जाएगी और अदर जो हमारे पास टर्शियल लाइफ है उसको भी जो है वो बैडली इफेक्ट करेगी। तो इस तरह ये एक्वेटिक फाना और टर्शियल फाना दोनों को जो है वो बैडली इफेक्ट करते हैं। ओशन एसिडिफिकेशन करवाते हैं, सॉइल की पीएच डिक्रीज हो जाती है इन एसिड्स की वजह से और ये उसकी फाना और फ्लोरा को बैडली इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा ये जो गैसेज एमिट होती है ये ह्यूमंस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। जब ह्यूमंस उनको इनहेल करता है तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये जो है अफेक्ट करती है बैडली। उसके अलावा जब हम फॉसल फ्यूल्स को खास तौर पे ऑयल्स को हम ड्रिल करते हैं तो उसकी वजह से ऑयल स्पिलेज होती है। ऑयल स्पिलेज बेसिकली क्या है कि जब हम ऑयल्स को ड्रिल करते हैं तो ऑयल्स की लेयर जो है वाटर के ऊपर जो है वो
आ जाती है ड्यू टू द लीकेज एंड अदर डिफरेंट रीजंस, कि आप उनको प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर पाते। जब ऑयल स्पिलिंग होती है तो जो एक्वेटिक लाइफ वो बैडली अफेक्ट होती है, क्योंकि ये जो सन रेज है वो डायरेक्टली वाटर तक नहीं पहुंच पाती, वो इनसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ऑयल की लेयर से, और अंदर जो है वो ऑक्सीजन कंटेंट भी कम हो जाता है। इस तरह ये जो है एक्वेटिक फिशीज और अदर जो फाना है उसको बैडली इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा इसकी एयर पोल्यूशन के वो जो हमने डिस्कस कर लिया, उसके अलावा ये जो गैसेस जब एमिट हो रही है, खासतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो है वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर जो है वो बिगड़ रही है, तो इससे सी लेवल जो है वो भी राइज हो रहा है, और फ्लड के आने की जो चांसेस है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो बैड इम्पैक्ट्स थे फॉसल फ्यूल्स के, जिसकी वजह से हमें जो है वो सोचना पड़ा कि हम कोई ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जो है वो तरफ मूव करते हैं अलोंग विद द यूजेज ऑफ फॉसल फ्यूल्स, क्योंकि हम इसके यूज को बिल्कुल तो खत्म नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम इसके यूज को मिनिमम करें, और अलोंग विद फॉसल फ्यूल्स सम अदर काइंड ऑफ यूज की जो है हम यूजेस को जो है वो अपनी लाइफ के अंदर लाए, ताकि जो है वो इसकी जो अमाउंट है, करंट रेट है यूजेज का, वो भी कम हो सके, और जो इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स है, बैड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स है, उससे भी ह्यूमन जो है वो बच सके। जब बात की जाए कि अगर हमने जो है वो फॉसल फ्यूल से अदर फ्यूल्स की तरफ मूव करना है, तो हम जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जो है वो मूव करेंगे, कि जो बाद में भी हम उनको जो है वो यूज कर सकते हैं। तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर जो है वो आ जाता है, हमारे पास सोलर एनर्जी आ जाती है, उसके बाद हमारे पास जो है वो विंड एनर्जी आ जाती है, हाइड्रो एंड थर्मल एनर्जी आ जाती है, एंड बायो एनर्जी आ जाती है। बायो एनर्जी के अंदर जो है हम बायोफ्यूल्स की बात करेंगे, जो कि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले अगर हम देखें कि बायोफ्यूल हमारे पास बेसिकली है क्या, कि नेम से ये टू वर्ड से जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। बायोस मीन लिविंग एंड फ्यूल्स मीन सोर्स ऑफ एनर्जी। सो बायो जो है वो लिविंग है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग आर वंस लिव्ड, जो अभी जिंदा है या वो कभी जो है वो जिंदा थे। उन चीजों से जो हम फ्यूल प्रिपेयर करते हैं, डेट इज बायोफ्यूल। सिंपली अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर हम इसको वर्ड के अंदर कोड करें, तो बायोफ्यूल इज अ फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बायोमास, या जो है वो कोई भी एनी काइंड ऑफ फ्यूल whose energy is driven by the biological carbon fixation। बेसिकली फॉसल फ्यूल्स की भी हमें पता है कि फॉसल फ्यूल जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स एंड डिफरेंट जो है वो एक्वेटिक फाना और फ्लोरा जो है वो जब बरीड हो जाता है, तो उसके बाद मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये कन्वर्ट होते हैं टू द फॉसल फ्यूल्स के अंदर। उनके अंदर भी बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन एट दैट टाइम जो है वो हुई थी, लेकिन फॉसल फ्यूल जो है वो ये मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जो है वो फ्यूल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जो बायोफ्यूल है, इसको जो है हम डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो यूज करके विद मिनिमम टाइम के साथ जो है वो अपना मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्ट ले सकते हैं इन केस ऑफ बायोफ्यूल। तो जो बायोफ्यूल की टर्म है, वो फर्स्ट जो है वो कॉइन्ड हुई थी 1984 के अंदर बाय द रॉड डीजल। जब इसने अपना पहला जो है वो डीजल इंजन बनाया था, तो इसने वेजिटेबल ऑयल को जो है वो यूज करके बायोडीजल प्रिपेयर किया था, और उसी वक्त जो है वो इसने बायोफ्यूल की टर्म को जो है वो कॉइन किया था। और ये एक जो है वो इंजीनियर था, और ये जर्मनी में रहने वाला था। अगर हम देखें तो वो कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हम बायोफ्यूल को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर जो है वो आ जाता है बॉन्ड, स्विच ग्रास, miscanthus algae, used cooking oil, manure, whey, forest residues, and many other things which we are discuss in the next slides। और वो कौन कौन सी जो है वो फॉर्म्स ऑफ बायोफ्यूल है जो कि इन चीज़ों को जो है वो यूज़ करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं, या टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल में क्या क्या है, दैट इज एथेनॉल है, बायोडीजल है, बायोब्यूटानॉल है, बायोमास पैलेट्स है, सिंथेटिक नेचुरल गैस है। इनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एंड यूएसए के अंदर, दैट इज एथेनॉल एंड बायोडीजल। अब जो है वो हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, कि इसकी हिस्ट्री जो है वो कहाँ से बायोफ्यूल की स्टार्ट हुई थी। तो होमो इरेक्टस के इरा के अंदर, जो कि केवमैन थे, फर्स्ट जो है वो उस टाइम जो है वो वुड को बर्न करते थे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी।
उसी टाइम से जो है वो बायोमास का कंसेप्ट जो बायोफ्यूल का कंसेप्ट जो है वो कंटिन्यू है कि वो जो है वो वुड को बर्न करके जो है वो अपना एनर्जी का सोर्स जो है वो फुलफिल करते थे। उसके बाद जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 30,000 BC में जो है वो थ्यूडरस ऑफ सैमस था। ये जो है एक स्कल्पचर और आर्टिस्ट था। ये बेसिकली क्या करता था कि ये जो है वो डिफरेंट केव्स के अंदर जो है वो जाता था, और जब ये डिफरेंट केव्स के अंदर जाता था तो ये वहाँ पे जो है वो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट वगैरह का जो है वो काम करते थे। उसी दौरान जो है वो इसने चारकोल को जो है वो डिस्कवर किया, और जब इसने चारकोल को जो है वो डिस्कवर किया तो उसके बाद पता चला कि ये जो है वो पाइरोलिसिस ऑफ वुड से जो है वो बनता है। पाइरोलिसिस ऑफ वुड बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो स्लो हीटिंग जो है वो वुड की होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जिसकी वजह से जो है वो चारकोल बनता है, और उसने कहा था कि चारकोल को हम ऐसा सोर्स ऑफ बायोफ्यूल जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद इजिप्टियन इराज के अंदर क्या था कि इजिप्टियन इराज के अंदर फर्स्ट लिक्विड बायोफ्यूल था वो जो है वो प्रिपेयर किया गया। द फर्स्ट लिक्विड बायोफ्यूल इज एथनॉल व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स इन द इजिप्टियन इराज। क्योंकि वो जो है वो एथनॉल को और शराब वगैरह को जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। उसी वक्त जो है वो यही कंसेप्ट भी आया कि एथनॉल को हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो अदर भी जो है वो डिफरेंट स्टेप जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन उसके बाद जो मेजर स्टेप था या जो मेजर आप कह सकते हैं मूवमेंट ड्यू टुवर्ड्स द बायोफ्यूल जनरेशन को जैन बैप्टिस्ट वैन हेलमट हेलमट की थी। इसने क्या किया, इसने एट ए टाइम रोटन वेजिटेबल्स को जो है वो देखा, और इसने कहा कि अगर हम रोज रोटन वेजिटेबल्स को जो है वो एनारोबिक कंडीशंस के अंदर रखे, उससे जो है हम बायोगैस जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली ये जो था एक केमिस्ट और फिजिशियन था, और इसने 1630 के अंदर जो है वो रोटन वेजिटेबल से फर्स्ट टाइम जो है वो बायोगैस की प्रिपरेशन की थी। ये जो है वो इसने फर्स्ट जो है वो इसने किया था ऑन द लेबोरेटरी लेवल के ऊपर, लेकिन बाद में जो है वो इसने इसको कमर्शियली करने की भी जो है वो ट्राई की थी। उसके बाद जो है वो 1890s के अंदर जो है वो रॉबर्ट डीजल ने जब पहली दफ़ा जो है वो अपना इंजन पहली दफ़ा जो है वो डीजल इंजन प्रिपेयर किया, तो इसने वेजिटेबल ऑयल को जो है वो यूज़ किया, और उससे फर्स्ट टाइम जो है वो बायोडीजल बनाया थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। फर्दर अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1970s और 1980s के अंदर जो ईपीए है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि अमेरिका के अंदर सिचुएटेड है, इसने कहा था कि जो फ्यूल है, जो भी आप फ्यूल जो है वो प्रिपेयर करेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड से जो है वो फ्री होना चाहिए। तो जो बेसिकली बायोफ्यूल है उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो कम होता है, और कुछ ही बायोफ्यूल की टाइप्स ऐसी है जो नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रेट्स वगैरह एमिट करती है। उसके बाद 1998 के अंदर जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी थी उसने जो है बायोफ्यूल की प्रोडक्शन को जो है कमर्शियलाइज कर दिया कि आप इसको जो है वो कमर्शियल लेवल के ऊपर प्रिपेयर कर सकते हैं, और एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पेट्रोल जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। 2010 के अंदर जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट जो है वो 1 उसके बाद उसके बाद 2010 के अंदर जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट जो है वो 105 बिलियन लीटर जो है वर्ल्ड वाइड जो है वो कमर्शलाइज्ड हो चुकी थी। मीन्स के वर्ल्ड वाइड जो है वो इतने बिलियंस लीटर जो बायोडीजल है वो जो है प्रिपेयर होने लग पड़ा था। उसके बाद जो है वो 2011 के अंदर जो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज है वो लीडिंग और लार्जेस्ट कंट्री बन के जो कि बायोडीजल जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी, और ऑलमोस्ट अबाउट 53% जो बायोफ्यूल की बायोडीजल की कंसिडरेशन है वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी एंड यूज हो रही थी। उसके बाद अगर हम देखें कि बेसिकली हमारे पास बायोमास क्या है, हमने देखा कि जो बायोफ्यूल्स है वो ऐसे फ्यूल्स है जिनकी एनर्जी को हम हासिल करते हैं थ्रू द यूजेज ऑफ बायोमास। तो बायोमास बेसिकली एक रीन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से जो है वो हासिल होता है। उसके अलावा जो यूएस है बेसिकली वो मिड 18 से ही जो है वो एनर्जी कंजप्शन के तौर पर यूज कर लिया बायोमास को इन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। उसके बाद ये जो है बेसिकली एक एनर्जी का सोर्स है,
और एनर्जी जो हम बायोमास से हासिल करते हैं वो बायोमास जो है वो लिविंग हो सकता है और नॉन लिविंग हो सकता है। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इसके अंदर है, इंडस्ट्रियल रेजिड्यूज है, एनिमल रेजिड्यूज है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड रेजिड्यूज है, सीवेज है, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स एंड रेजिड्यूज है। ये जो सोर्सेज ऑफ बायोमास है जिनसे जो है वो हम अपना बायोफ्यूल जो है वो प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल की बात करते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो है फोर जनरेशन जो है वो इंक्लूड है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स। हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स प्रेजेंट थे तो वो क्या रीजंस थी जिसकी वजह से हमें सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स की तरफ मूव करना पड़ा। इसी तरह थर्ड और फोर्थ की तरफ जो है हमें क्यों मूव करना पड़ा। जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स है बेसिकली वो जो है वो हम एडिबल क्रॉप जो है वो उनसे हासिल करते हैं। मीन्स के एडिबल जो बायोमास है तो उनको अगर यूज करके बायोडीजल या एथानॉल या अदर जो टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल है वो प्रिपेयर किए जाएंगे उसको फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स कहेंगे। और इसके अंदर जो है वो शुगर बीट है, शुगर केन है, वीट है, कॉर्न है। जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स है उसके अंदर नॉन एडिबल बायोमास या नॉन एडिबल क्रॉप्स को जो है वो यूज किया गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। जिसके अंदर वुड है, स्ट्रॉ है, ग्रास है या वेस्ट है। उसके बाद थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है वो एल्गल बायोमास को जो है वो यूज किया गया। और एल्गल एलजी जो है वो हमारे पास दो तरह की होती है, मैक्रोएल्जी एंड माइक्रोएल्जी। हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में से जो है वो कौन सी एलजी जो है वो बेटर है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। नेक्स्ट जो है हम फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स की जो है वो बात करते हैं। बेसिकली फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स के अंदर क्या किया गया कि इसके अंदर जो है क्रॉप्स के अंदर और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की गई और ताकि जो है वो मैक्सिमम यील्ड ऑफ बायोफ्यूल जो है वो हम हासिल कर सके। इसके अंदर जो है पायरोलिसिस, सोलर टू फ्यूल और इंजीनियर्ड एल्गी और गैसिफिकेशन के प्रोसेसेस को जो है वो यूज करके अपने बायोमास को जो है वो कन्वर्ट किया गया इनटू द बायोफ्यूल के अंदर। सबसे पहले जो है हम फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स को जो है वो हम FGBs भी कहते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स है वो ऐसे बायोफ्यूल्स है जो एडिबल एनर्जी क्रॉप से जो है वो हासिल किए गए। मीन्स के ऐसी क्रॉप्स जो कि एडिबल थी, जो कि ह्यूमन या अदर जो फाना है वो उसको एज अ सोर्स ऑफ फूड जो है वो यूज करता था। तो इन क्रॉप्स को जो है हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द कार्बोहाइड्रेट बेस्ड क्रॉप्स एंड अदर इज द ऑयल बेस्ड क्रॉप्स। कार्बोहाइड्रेट को जो है हम फर्दर जो है वो शुगर बेस्ड क्रॉप्स और स्टार्च बेस्ड क्रॉप्स के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं एंड सॉरी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे शुगर बेस्ड क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स इंक्लूडेड है तो शुगर केन है, शुगर बीट है एंड सोरगम है। स्टार्च बेस्ड के अंदर जो है वो कॉर्न, व्हीट एंड बार्ली है। और जो ऑयल बेस्ड क्रॉप्स है उसके अंदर रैप सीड है, सनफ्लावर है एंड कैनोला है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स के अंदर बेसिकली क्या किया गया कि ये जो फर्स्ट जो है स्टेप था टुवर्ड्स द बायोफ्यूल प्रोडक्शन, इसके अंदर एडिबल जो क्रॉप्स थी उनको यूज किया गया और उनसे जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए क्या किया गया, बायोफ्यूल को जो है वो प्रिपेयर किया गया। अगर हम देखें कि वो कौन कौन सी टाइप्स या एग्जांपल्स है जो कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल के अंदर इंक्लूडेड है तो इट इंक्लूडेड द बायो अल्कोहल, देन बायोडीजल को हम डिस्कस करेंगे, बायोगैस, सिंगैस। ये जो है फोर टाइप्स की जो है वो बायोफ्यूल इसके अंदर इंक्लूडेड है, या फोर टाइप की जो है वो बायोफ्यूल की एग्जांपल जो है वो इसके अंदर हम इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं कि बायो अल्कोहल बेसिकली है क्या। तो बायो एथेनॉल भी कहते हैं। बायो अल्कोहल बेसिकली है क्या कि बायो अल्कोहल को बायो एथेनॉल भी कहते हैं। तो इसकी अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो जो भी हमारे पास इनपुट मटेरियल है जाहिर सी बात है कि वो एडिबल क्रॉप्स की फॉर्म में होगा। सबसे पहले जो है हम उसकी फर्मेंटेशन करवाते हैं। फर्मेंटेशन के ज़रिए जो है वो हम फर्मेंटेशन में पता है कि हम जो है वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो यूज़ करते हैं और जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मटेरियल होता है उसको एथेनॉल के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो फर्मेंटेशन के ज़रिए जो हमारे पास एथेनॉल आती है दैट इज़ 8 to 10% आती है। फिर हम उसकी डिस्टिलेशन करते हैं जिससे हमें 94% जो है वो एथेनॉल हासिल होती है। उसके बाद हम उसकी डिहाइड्रेशन करते हैं, उससे जो प्योरिटीज़ इम्प्योरिटीज़ वगैरह है उसको अलहदा कर देते हैं और हमारे पास डिहाइड्रेटेड एथेनॉल होती है जो कि
99.5% जो है वो एथेनॉल होती है। अब इस एथेनॉल को जो है वो हम अदर जो है वो फॉसल फ्यूल जिसके अंदर गैसोलीन है उसके साथ जो है वो मिक्स करेंगे, फिर इसको जो है वो हम अपनी व्हीकल्स और अदर इंजन्स के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। हम डायरेक्टली अकेली एथेनॉल को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। इसके सेंसेस के अंदर मैंने आपसे बात कर दी है कि फर्मेंटेशन जो है वो शुगर्स की या स्टार्च वगैरह की कार्बोहाइड्रेट मटेरियल की फर्मेंटेशन होती है थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जरिए, जिसके अंदर हम एंट्रोकोकस को यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस को यूज़ कर सकते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई जो कि यीस्ट है उसको हम फर्मेंटेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो है वो कॉमन एथेनॉल फ्यूल मिक्सचर्स है जो कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है वो यूज़ हो रही है। बेसिकली जो एथेनॉल फ्यूल्स हैं इनको जो है वो कोड दी गई है E5, E10, E15, E25 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहाँ पे जो बायो एथेनॉल यूज़ होता है उसका जो कोड है वो E5 है। अगर हम E5 का मतलब है इसमें 5% जो है वो एनहाइड्रस एथेनॉल प्रेजेंट है और जो बाकी अमाउंट होगी 95% वो जो है वो गैसोलीन की होगी। और ये जो है वो मिक्सचर जो है वो वेस्टर्न यूरोप के अंदर यूज़ किया जाता है। E10 जो कोड है वो यूएसए के अंदर जो है वो दिया गया है बायो एथेनॉल्स को, और इसके अंदर मैक्सिमम जो है वो 10% जो है वो एथेनॉल प्रेजेंट होगी और मिनिमम जो है वो 90% गैसोलीन प्रेजेंट होगा। इसी तरह E15 जो है वो यूएसए के अंदर जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने जो है उसको अप्रूव किया है कि आप जो है वो मिनिमम जो है 50% जो है वो एथेनॉल लें और 85% जो है वो गैसोलीन ले। इसी तरह अगर हम ब्राज़ील के अंदर बात करें तो E25 है, मीन्स कि जो एथेनॉल की कंसंट्रेशन होगी वो 25% होगी और जो गैसोलीन की है वो 75% होगी। इसी तरह यूएसए और ब्राज़ील के अंदर जो है वो E85 और E100 जो है बायोएथेनॉल से वो भी यूज़ किए जा रहे हैं। हम बायोडीज़ल को डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो बायोडीज़ल है इसको केमिकली जो है फैटी एसिड मेथड भी कहते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो एक फेमस बायोफ्यूल है व्हिच इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन टॉक्सिक। अगर हम बात करें कि बायोडीज़ल बेसिकली जो है वो हम लिवर बेस्ड क्रॉप जो होती है या ऑयल बेस्ड क्रॉप जो होती है वो उनसे प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली किस प्रोसेस के लिए करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस टाइफिकेशन। इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास जो भी एनर्जी ये क्रॉप है, जो भी हम क्रॉप जिस भी क्रॉप को यूज़ कर रहे हैं एज अ एनर्जी सोर्स, उससे पहले हम उसके लिपिड कंटेंट को जो है वो अलग करते हैं। और लिपिड कंटेंट मोस्टली जो बेस्ट है या मोस्ट सूटेबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल दैट इज ट्राई एसाइल ग्लिसराइड या ट्राई ग्लिसराइड से। बेसिकली हम करते क्या है कि ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स लेते हैं या जिसको या जो है वो हम अ, जो मिक्सचर्स लेते हैं हम डिफरेंट ऑयल्स का जो कि हम एक्सक्रीट करते हैं या जो कि हम एक्सट्रैक्ट करवाते हैं फ्रॉम एनर्जी क्रॉप से। उसके अंदर जो है कोई भी ग्लूकोज जो है वो ऐड करते हैं। मोस्ट प्रॉपरली जो ग्लूकोज ऐड की जाती है वो मेथनॉल एंड एथेनॉल ऐड की जाती है। उसके बाद जो है हम उसके अंदर कैटलिस्ट ऐड करते हैं और कैटलिस्ट हम यहाँ जो है वो 3 तरह के कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। 2 जो है वो केमिकली बेस्ड है और 1 जो है वो दूसरा 1 जो है वो ऑर्गेनिज्म बेस्ड है। बेसिकली जो केमिकल्स के अंदर हम एस्टर या बेस ऐड कर दे सकते हैं। अगर हम बेस की बात करें तो कास्टिक सोडा जो है NaOH है, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट जो है वो कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसस्टाइलेशन। दूसरा अगर हम ऑर्गेनिज्म बेस करें तो हम कुछ बैक्टीरिया सच है साइनोबैक्टीरिया और अदर बैक्टीरिया से जो है वो लाइपेजेस एंजाइम को जो है सेपरेट करते हैं और उन एंजाइम्स को जो है वो एज अ कैटलिस्ट सोर्स ऑफ कैटलिस्ट जो है वो यूज करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है बेसिकली कि जो अल्कोहल का आर ग्रुप होता है वो जाके अटैक करता है इन कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स के ऊपर और इनको यहाँ से ब्रेक कर देता है। जब इनको यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये जो OH ग्रुप होगा ये आके जो है इन इन सी एच टू के साथ आके जो है वो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगी और ये ग्लिसरॉल बन जाएगा विच इज बाई प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसस्टारिफिकेशन। जो आर ग्रुप होगा अल्कोहल का वो जाके जो है वो अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन ग्रुप के साथ और ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एल्साइल ईस्टर्स जिसको हम बायोडीजल भी कहते हैं। तो बायोडीजल के 2 केमिकल नेम हो गए, एक फैटी एसाइल ईस्टर्स एंड दूसरा जो है वो एल्साइल ईस्टर्स है।
ये बेसिकली जो है वो बैकबोन जो है वो स्टेप है इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, या सिंपली जो है वो ऑयल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आवर बायोमास। नेक्स्ट जो है वो बायोगैस है। बायोगैस बेसिकली जो है वो ये एनारोबिक डाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मटेरियल के, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल रेजिड्यूज क्रॉप्स वगैरह होती है उनको एनारोबिक कंडीशंस के अंदर जो है वो रखा जाता है, और उससे जो है वो जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको सेपरेट कर लिया जाता है। और जो गैस होती है बेसिकली अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 55 to 75% जो है वो मीथेन गैस प्रेजेंट होती है, और साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है जो कि 30 to 45% होता है। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया के भी ट्रेसेस जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मेजर इसका कंपोनेंट है डेट इज मीथेन गैस। इस वजह से गैस को मीथेन गैस भी कहती है। या डायग्राम के अंदर देख रही है कि कोई भी आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक सोर्स है, वो मैन्योर हो सकता है, वो कोई भी जो है वो क्रॉप्स पे रेजिड्यूज हो सकते हैं, उन सबको जो है वो आप एक टैंक के अंदर जो है वो, या आप ऐसी एनारोबिक कंडीशंस रखते हैं, उससे जो है वो आपको कुछ दिन के बाद जो है वो बायोगैस मिल जाती है। ये बेसिकली जो है वो एक एनारोबिक प्रोसेस है जो कि डिफरेंट जो है वो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं इन द गट ऑफ द काउस वगैरह की गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो अलोंग विद द मैन्योर जो है वो इन टैंक्स के अंदर जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं, और वही बैक्टीरिया जो है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बेसिकली इनको कहते हैं, वही जो है वो प्रोसेस करवाते हैं इसके अंदर, और रिएक्शंस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो है वो बायोगैस की प्रिपरेशन करवाते हैं। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल्स है। पहले भी बात की थी कि जो डॉट डीजल है उसने फर्स्ट टाइम जो है वेजिटेबल ऑयल को यूज़ करके जो है वो बायोडीजल बनाया था, जो कि वो अपने इंजन के अंदर जो है वो यूज़ करता था। इसके अंदर भी जो है वो वेजिटेबल ऑयल को यूज़ करके थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसस्टारिफिकेशन हम जो है वो बायोडीजल की प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सिंग गैस है। बेसिकली सिंग गैस जो है वो इट इज़ नॉट used as a biofuel but it is used as a feedstock for the production of liquid biofuels। बेसिकली सिंग गैस है क्या? सिंक गैस बेसिकली ये मिक्सचर है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का एंड हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का ये मिक्सचर है विच इज यूज्ड होता है एज अ फीड स्टॉक और अदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर टाइप ऑफ लिक्विड बायोफ्यूल सच एज द, हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर बायोडीजल इंक्लूड है। इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली गैसिफिकेशन होता है, कंबशन होता है, पाइरोलिसिस होता है, जिनको हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्या है कि आपके पास कोई भी जो है वो इनपुट आप दे रहे हैं, कोई भी जो है वो आप सोर्स दे रहे हैं, गैस है, ऑयल है, कोल है, या बायोमास है, क्योंकि हम जो बायोमास से प्रिपेयर करेंगे तो हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, एक तो इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो इससे जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। लेकिन पार्शियल ऑक्सीडाइड ऑक्सीडेशन होती है, साथ में जो है हम स्टीम भी फॉर्मिंग करते हैं, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन हमारे पास मिक्सचर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड का एंड हाइड्रोजन गैस का, जिसको हम जो है वो सी गैस कहते हैं। जिसको जो है फिशर क्रॉप सेंसिस के जरिए जो है वो सिंथेटिक फ्यूल्स यानी बायोडीजल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसके अदर यूजेस भी जो है वो इंडस्ट्री लेवल के ऊपर पॉसिबल होते हैं। अगर हम देखें कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स के जो है वो कुछ बेनिफिट्स या क्या डिसएडवांटेजेस है, तो इसका जो है वो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही था कि ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, कि हम जो है वो एनर्जी जो है वो बायोफ्यूल से भी हासिल कर सकते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो डिपेंडेंस थी वो कम हो गई। उसके अलावा जो है फॉसिल फ्यूल्स की जो है वो डिमांड कम हो गई। उसके अलावा ये क्या हुआ कि जब एडिबल क्रॉप से जो है बायोफ्यूल्स को प्रिपेयर किया जाने लगा, तो जो रूरल रूरल मार्केट थी इन क्रॉप्स की, उसके अंदर जो है वो एकदम से इंक्रीज आ गया कि वो जो है वो हाई हो गई, और ये जिसकी वजह से जो रूरल कम्युनिटीज थी उनको उनकी जो क्रॉप थी उनकी डिमांड जो है वो बढ़ गई, और ये एक तरह से उनको सपोर्ट मिली। लेकिन ये जो है वो थ्रेट हुआ टू द फूड प्राइसेस के, जो कॉमन पीपल थे उनके लिए जो फूड की प्राइसेस थी वो क्या हो गई, वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन पैदा हो गया कि फूड ग्रोथ को जो है वो आप एज अ सोर्स ऑफ फूड भी यूज करें और एज अ सोर्स ऑफ बायोफ्यूल प्रोडक्शन भी यूज करें। तो क्या किया गया कि इस डिसएडवांटेज से जो है बचने के लिए मूव किया गया टुवर्ड्स द सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स।
क्योंकि ये जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स है ये एक्सपेंसिव हो रहे थे, फूड एनर्जी फूड प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे थे, फूड के साथ जो है कम्पीट कर रहे थे। तो इसके अंदर बचने के लिए जो है वो मूव किया गया टुवर्ड्स द सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, जिसको एसजीबीस भी कहते हैं। ये बेसिकली जो है वो नॉन फूड क्रॉप से जो है वो हासिल किए गए। पहले जो थे फर्स्ट जनरेशन में फूड क्रॉप से हासिल किए गए थे, जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स है इसके लिए जो सोर्स है या जो बायोमास यूज किया गया वो नॉन एडिबल क्रॉप थी, जिसके अंदर जो है वो आप एग्रीकल्चर, जिसके अंदर जो है वो फॉरेस्ट्री के रेजिड्यूज ले सकते हैं, हुकिंग वगैरह आ गई, और वेजिटेबल्स की पीलिंग आ गई, उसके बाद ग्रीन वेस्ट आ गया, ब्लैक लिक्विड आ गया, और इनको जो है वो आप यूज कर रहे थे एज अ बायोमास फीड स्टॉक। ये बेसिकली जो है वो एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव था टू द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स, जो कि फूड क्रॉप से हासिल होते थे। क्योंकि क्यों ये सस्टेनेबल जो है वो हो सका, क्योंकि ये compete नहीं कर रहा था फूड सप्लाई के साथ और फूड चेन के साथ, इसका कोई कंपटीशन नहीं था, और इसने जो है वो फूड प्राइसेस को भी जो है वो इन्फ्लेट नहीं किया। तो इस वजह से ये एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव था टू द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। और सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स को जो है हम एडवांस्ड बायोफ्यूल्स भी कहते हैं। अगर हम बात करें कि वो कौन सा प्रोसीजर है या वो कौन से स्टेप है जो कि सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स के अंदर इंक्लूडेड है। बेसिकली जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स है ये सेलुलोजिक फीड स्टॉक से जो है हासिल किए जाते थे। तो जो नॉन एडिबल क्रॉप्स थी, मेजर जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डेट इज सेलुलोज। तो सेलुलोजिक फीड स्टॉक से अगर हमने इनको जो है प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले जो सेलुलोजिक फीड स्टॉक है उसकी हम प्री ट्रीटमेंट करवाते थे। प्री ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो इंक्लूडेड है, ताकि ये जो सेलुलोजिक फीड स्टॉक है ये जो है वो हाइड्रोलिसिस के लिए जो है वो अवेलेबल हो। हम डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम जो है वो यूज करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ द सेलुलोजिक फीड स्टॉक, जिसके अंदर अगर आप क्योंकि इसके अंदर जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है सेलुलोज के अंदर, तो हमने उसको ब्रेक करना होता है। तो उसके लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम जो है वो यूज करते हैं, जिसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एंडो ग्लूकानेज एंड बीटा ग्लूकोसाइडेज। ये दो जो है वो इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो कि सेलुलोजिक फीड स्टॉक के अंदर जो है वो यूज होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को ब्रेक करते हैं और इनको जो है वो ग्लूकोज के अंदर और अदर ओलिगोसैकराइड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो क्या किया जाता है कि जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो सॉलिड लिग्निन पार्ट को अलग कर लिया जाता है, बिकॉज सॉलिड की जो डिग्रेडेशन है या इसकी डीकम्पोजिशन है या आप कह सकते हैं इसकी ब्रेक डाउन जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और इससे हमें जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो कार्बन सोर्स कह सकते हैं कि बाद में ये एनर्जी एफिशिएंट भी नहीं होता है। तो हाइड्रोलिसिस के बाद लिग्नन को जो है वो अलहदा कर दिया, और जो इसका दूसरा पार्ट होगा जिसके अंदर ग्लूकोज और ओलिगोसैकराइड्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, उनकी जो है वो फर्मेंटेशन करवाई जाएगी। फर्मेंटेशन के अंदर जो है वो यीस्ट या बैक्टीरिया यूज किए जाएंगे, जिसके अंदर एंट्रोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई है। इनको जो है हम यूज करके जो है वो जो हाइड्रोलिक प्रोडक्ट है, हाइड्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट है उनकी फर्मेंटेशन करवाएगी। फर्मेंटेशन करवाने के बाद जो हमें प्रोडक्ट हो गए हम उनकी जो है सेपरेशन कर लेंगे। उसके अंदर कुछ को प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ अमाउंट जो है वो एथेनॉल की होगी, और मेजर अमाउंट जो है वो वेस्ट की होगी। तो वेस्ट और सॉलिड लिग्नन को जो है हम थर्ड जनरेशन के अंदर यूज कर लेंगे, और जो हमारा बायोफ्यूल है सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल एथेनॉल जो है उसको जो है हम सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, उसकी डिस्टिलेशन करके जो है उसको फर्दर हम प्रोसेस करके जो है अपनी व्हीकल्स और अदर इंजन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर सेलुलोजिक एथेनॉल है, HVO है एंड बायोमीथेन है। बेसिकली सेलुलोजिक एथेनॉल क्या कहते हैं, क्यों इसको कहते हैं सेकंड जनरेशन एथेनॉल को, क्योंकि ये सेलुलोजिक फीड स्टॉक से जो है प्रिपेयर की जाती है, साथ ही वुड हो गया, ग्रास हो गया एंड अदर फॉरेस्ट्री जो है वो मटेरियल हो गया। अगर हम बात करें HVO की, विच स्टैंड्स फॉर हाइड्रो ट्रीटेड वेजिटेबल ऑयल, जो कि बेसिकली कार्बन फ्री होता है, ये कार्बन फ्री है। इट इज सेकंड जनरेशन ऑफ बायोडीजल इज कॉल्ड HVO। और ये जो है वो एडवांस्ड रॉ मटेरियल्स और वेस्ट वगैरह और ब्लैक लिक्विड जो है वो यूज करके प्रिपेयर किया गया। उसके बाद सेकंड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल के अंदर जो इंक्लूड है वो बायोमीथेन है, जो कि बेसिकली क्या है, बायोगैस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम सीवज को, वेस्ट को, फूड वेस्ट को, डिस्टिलरी वेस्ट और अदर एग्रीकल्चर मटेरियल को जो है वो यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ बायोमास, और उससे जो है वो सेम प्रोसेस के जरिए जो है वो बायोमीथेन या बायोफ्यूल जो है वो प्रिपेयर कर लेती है।
उसके बाद अगर हम देखें कि जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स है, उसके अंदर बेसिकली कौन कौन से पैथवेज है कि जो लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास होता है उसको कन्वर्ट करते हैं टू द बायोफ्यूल के अंदर। तो इसके अंदर जो है वो दो पैथवेज है, वन इज द बायो पैथवे एंड द सेकंड विच इज द सेकंड वन इज द थर्मो पैथवे। बेसिकली बायो पैथवे के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो यूज करते हैं और उनके ये बायोमास को कन्वर्ट करते हैं टू द एथेनॉल के अंदर। थर्मो एक्सिस के अंदर जो है वो हम डिफरेंट थर्मल प्रोसेसेस को जो है वो यूज करते हैं और इसको जो है वो जो भी हमारे पास हमारा फीड स्टॉक होगा उसको कन्वर्ट करते हैं टू द एथेनॉल के अंदर। मीन्स के केमिकल के जरिए जो है वो हम केमिकल्स ऐड करते हैं, कैटलिस्ट ऐड करते हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट जो है ये बायोमास कन्वर्ट होता है टू एथेनॉल के अंदर। अगर हम बायो एक्सिस की बात करें तो बायोमास को जो है वो एक्सट्रैक्टिव हेमीसेलुलोज लिग्नन एंड सेलुलोज के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें से जो लिग्नन है उसको सेपरेट कर दिया जाता है और उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो या सॉलिड एनर्जी सोर्स जो है वो यूज किया जाता है। तो जो बाकी प्रोडक्ट्स है उनकी जो है वो क्या की जाती है, उनकी हाइड्रोलिसिस की करवाई जाती है सेम प्रोसेस के लिए। डिफरेंट एंजाइम्स यूज किए जाते हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि एंडोग्लूकन और एंडोग्लूकनेज है और साथ में जो है वो बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो यूज किए जाते हैं और इसको जो है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फिर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके इसकी फर्मेंटेशन की जाती है जिसके अंदर जिससे जो है वो हमें बायो एथेनॉल जो है वो मिलती है। थर्मो एक्सिस के अंदर जो है वो बायोचार है, बायो ऑयल है, सिंक गैस है। ये सिंक गैस वही सिंक गैस है जो कि हमने फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल के अंदर डिस्कस की थी। इसको एज अ फीड स्टॉक के तौर पर यूज किया जाता है और ये जो है वो डिफरेंट कैटलिस्ट ऐड किए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और ये जो है वो कन्वर्ट किए जाते हैं टू द बायो एथेनॉल के अंदर। तो ये जो है इसके दो इंपॉर्टेंट पैथवेज है लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास को कन्वर्ट करने के। वन इज द बायो एक्सिस एंड द सेकंड इज द थर्मो एक्सिस। फर्दर अगर ये जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं इनको सेलुलोजिक बायोफ्यूल्स भी कहते हैं और इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये तो एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली था। उसके बाद क्योंकि इसके लिए कोई भी जो है वो एडिबल फूड क्रॉप जो है रिक्वायर्ड नहीं थी तो जो फार्म लैंड है उसका एरिया भी जो है वो इसके लिए कम यूज होगा। यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स हमारे पास इससे मिल रहे हैं। ये जो मेजर इसका या मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका बेनिफिट था वो ये था कि ये फूड चेन के साथ जो है वो compete नहीं कर रहा था। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि इसके अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स है या जो सल्फर ऑक्साइड्स है उसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा एमिट होती है। जब वो ज़्यादा एमिट होगी तो वाटर के साथ में बाइंड करके जो है वो ईस्टर्न कॉज करेगी। ये इसका कुछ जो है वो आप कह सकते हैं कि इसका जो एक डिसएडवांटेज है या इसकी लिमिट है कि ये जो है वो नाइट्रेट्स को जो है वो ज़्यादा एमिट करती है जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है और एसिड की जो है वो पास करता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी जो है वो इन्वॉल्व है जो कि बायो एक्सिस और थर्मो एक्सिस पैथवेज के अंदर इन्वॉल्व होती है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स की जिसको टीजीबीस भी कहते हैं। अब फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स के अंदर जो है वो एडिबल क्रॉप्स को यूज़ किया गया जो कि फूड चेन के साथ compete कर रहा था। उससे बचने के लिए जो है वो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स जो है वो मार्केट के अंदर आए जिसके अंदर नॉन एडिबल फूड क्रॉप्स को यूज़ किया गया। अब लेकिन नॉन एडिबल फूड क्रॉप्स के अंदर भी जो है वो डिफरेंट जो है वो क्रॉप्स ऐसी है जिनकी जो है वो अदर मार्केट जो है वो वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द बायोफ्यूल। उनको अगर हम और जो है वो प्रोसेसेस के अंदर जो है वो यूज़ करें तो वो हमें ज़्यादा बेनिफिट देती है। उसके अलावा नॉन फूड क्रॉप्स के लिए जो है उसके लिए भी एरेबल लैंड जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर चाहिए या जो है वो लैंड जो है वो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। उसके अलावा भी जो है वो उसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स मीन्स उसके उसको प्रोसेस करना, सेलुलोजिक फीड स्टॉक को प्रोसेस करना, उसके बाद उसकी सेपरेशन करना, ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस था। तो क्या किया गया साइंटिस्ट ने जो है वो क्या किया कि एलजी को जो है वो यूज़ किया एज अ सोर्स ऑफ बायोमास फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। तो जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल थे इसके अंदर जो है वो एलजी को यूज़ किया गया एज अ सोर्स ऑफ बायोमास और इससे जो है वो बायोडीजल को जो है वो प्रिपेयर किया गया। तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल के अंदर क्या किया गया कि थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स के अंदर क्या किया गया, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल एलजी एलजी को जो है वो यूज़ किया गया एज अ सोर्स ऑफ बायोमास और उससे जो है वो बायोडीजल जो है
प्रिपेयर किया गया। इसी वजह से बायोफ्यूल्स को जो है वो ऑयलेज बायोफ्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एलजी का लिक्विड कंटेंट होता है उसको यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ जो है वो लिपर्स या ट्राइसाइक्लिक ग्लिसराइड्स, और उससे जो है वो बायोडीजल प्रिपेयर किया जाता है। बेसिकली जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स है, अगर हम इसकी जो है वो एफिशिएंसी की बात करें तो ये 10% 10 टाइम जो है वो हायर एफिशिएंट है, या हायर जो है वो हमें यील्ड देता है दैन द सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स। तो ये पार्ट ऑफ बायोफ्यूल हमें पता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ एलजी, वन इज माइक्रो एंड सेकंड वन इज मैक्रो। बेसिकली जो माइक्रो एंड मैक्रो है उसको हम यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, लेकिन जो माइक्रो एलजी है इट इज मोस्ट जो है अप्रोप्रिएट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। वाई? क्योंकि ये एक तो ये टाइनी होती है, ये मिनिमम जगह के अंदर जो है वो मैक्सिमम यूज देती है। दूसरा अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है वो यूनिसेलुलर है। और अगर हम इसकी थर्ड जो है वो बेनिफिट की बात करें कि ये जो है वो 24 आवर्स के अंदर जो इसका बायोमास प्रोडक्शन है वो डबल हो जाता है। इट इज़ वेरी रैपिड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। इस वजह से जो है हम एलजी को जो है वो यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। नेक्स्ट जो है वो हम एल जी यूज फॉर प्रोडक्ट फाइव। बेसिकली दो तरह की जो है वो एल जी होती है, वन इज माइक्रो एंड सेकंड वन इज मैक्रो। अब कौन सी एल जी जो है वो बेस्ट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल? तो माइक्रो एल जी जो है वो बेस्ट है, क्योंकि ये टाइनी होती है, यूनिसेलुलर होती है, और इसके अंदर लिपिड कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर जो ऑयल की परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है। जो माइक्रो एल जी है उसके अंदर जो ऑयल कंटेंट है वो 20 से 80% हो सकता है। लेकिन अगर हम उसकी बात करें मैक्रोलॉजी की बात करें तो उससे जो है 1 to 3% ऑलमोस्ट जो है वो उसके अंदर ऑयल कंटेंट होता है बाय ड्राई वेट। इस वजह से जो बेसिकली माइक्रोलॉजी है वो जो बेस्ट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। क्यों? क्योंकि ये टाइनी है, यूनिसेलुलर है, ऑयल कंटेंट अच्छा है, और ये 24 आवर के अंदर जो है वो हमें डबल जो है वो प्रोडक्शन देती है, यानी इसके जो बायोमास है वो डबल हो जाता है। तीसरा जो माइक्रोलॉजी के अंदर लिपिड है वो इन द फॉर्म ऑफ ट्राइसाइक्लिक सॉल्ट्स होता है व्हिच इज बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। ये जो है वो कुछ माइक्रोलॉजी है जो कि यूज होती है फॉर द बायोफ्यूल प्रोडक्शन। और जो है वो हमारे पास बैटरियो फोकस ब्राउनी है जिसके अंदर जो ऑयल कंटेंट है वो 25 से जो है वो 70% होता है। 70% होता है। सेकंड जो है वो क्लोरा स्पीशीज है, क्लोरेला स्पीशीज है जिसके अंदर लिपर कंटेंट 28 से 32% होता है। जो थर्ड है वो हमारे पास जो है वो निक्शिया स्पीशीज है जिसके अंदर 45 से जो है 47% ऑयल कंटेंट है। और जो लास्ट के ऊपर है वो हमारे पास जो है वो शाइजोकाइड्रेरियम जो है वो स्पीशीज है अलजी के जिसके अंदर 50 से जो है वो 77% ऑयल कंटेंट होता है। और अगर हम इनमें से बात करें तो ये जो लास्ट वाली है जो कि शाइजोकाइड्रियम है, ये जो है वो बेस्ट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, क्योंकि इसके अंदर ऑयल कंटेंट ज़्यादा है तो जो हमारे पास बायोफ्यूल की अमाउंट होगी वो भी ज़्यादा होगी। अगर हमने एलजी को जो है वो यूज़ करना है तो उससे पहले जो है वो उसकी हमें कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। बेसिकली जो एलजी है उसके लिए हमें किसी खास तरह के जो है वो लैंड या कंडीशंस की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी जगह ये किसी भी जगह जो है वो ग्रो कर सकती है, जहाँ इवन ये वेस्ट वाटर के अंदर भी जो है वो ग्रो कर सकती है। तो इसका ये सेकेंडरी बेनिफिट है कि ये एक तो वेस्ट वाटर के अंदर म्यूनिसिपल वेस्ट के अंदर जो है वो ग्रो करती है, उसको एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट यूज़ करती है। और जिसकी वजह से जो है ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट है वो भी जो है वो लेस टॉक्सिक हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि उसको जो है वो हम अदर जो है वो पर्पसेस के लिए भी जो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी जो है वो इसका बेनिफिट है। ये जो है वो म्यूनिसिपल वेस्ट वगैरह को डाइजेस्ट कर लेती है, और ये वेस्ट वाटर के अंदर भी जो है वो ग्रो कर लेती है और वेस्ट वाटर को लेस टॉक्सिक कर देती है। और ये और उसको जो है वो अदर पर्पसेस के लिए जो है वो अवेलेबल कर देती है। और इसके अलावा जो है वो इसके लिए जो है वो सिंपली हमें लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर का सोर्स चाहिए, और कुछ इनऑर्गेनिक सोर्स चाहिए सच एज ऑक्सीडेट्स हो गया और टू ग्रो एलजी। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ऑलमोस्ट 50 से जो है वो 30 डिग्री से जो है वो टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए फॉर इट्स ऑप्टिमल ग्रोथ। तो डिफरेंट टेक्निक्स है जिसके अंदर ओपन पॉन्ड्स है, क्लोज पॉन्ड्स है, और फोटो बायोरिएक्टर्स है। ओपन पॉन्ड्स के अंदर सिंपल जो है वो ओपन पॉन्ड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली जो है वो एनवायरनमेंट के साथ जो है वो इंटीग्रेट करते हैं, और वो इन्वायरमेंट से ही जो है वो सोर्स ऑफ इन्वायरमेंट से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और इन्वायरमेंट से ही जो है वो डायरेक्टली लाइट लेते हैं
इससे जो है वो अच्छी प्रोडक्शन हो जाती है, लेकिन इसका एक जो है वो लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ये है कि ये जो एलजी है, क्योंकि ये ओपन होती है, तो ये जो है वो डिफरेंट कंटेमिनेशंस जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है, क्योंकि इन्वायरमेंट से जो है वो डिफरेंट जो है वो कंटेमिनेंट इसके अंदर ऐड हो सकते हैं, जिसकी वजह से एलजी जो है वो किल हो सकती है। जो क्लोज लूप सिस्टम्स है, ये जो बेस्ट है और मोस्ट मार्केट लेवल के ऊपर जो है वो यही यूज़ हो रहे हैं। क्लोज लूप सिस्टम्स के अंदर क्या है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो ग्लास के जो है वो पाइप्स होते हैं, जिसमें और इन पाइप्स के अंदर ही जो है वो एलजी ग्रो करती है। इसके अंदर जो सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी स्टेराइल होता है, जो कि डिफरेंट जो है वो स्मोक स्टेक्स या जिनको चिमनी कहते हैं वहाँ से जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और इसके अंदर कंटेमिनेशन भी नहीं होती। तो सेकंड इसका बेनिफिट ये है, क्योंकि हम इसके लिए एलजी की ग्रोथ के लिए थोड़ा वार्म टेम्परेचर चाहिए, 25 to 30 डिग्री सी। जब लाइट जो है वो इस ग्लास के साथ आके जो है वो इस ग्लास के साथ आके जो है वो टच करेगी, तो इसकी जो हीट है, या आप कह सकते हैं इसका जो हीट लेवल है जो कि एलजी को प्रोवाइड किया जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लास है वो क्या करेगा, वो ग्रीन हाउस जो है वो ग्रीन हाउस की तरह जो है वो क्या करेगा, एक्ट करेगा, और जो अंदर का टेम्परेचर है उसको रेज कर देगा। जब इसके ऊपर लाइट जो है वो ट्रैप आके जो है वो इसके ऊपर आके जो है वो टकराएगी, तो क्या होगा, एक तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, कंटेमिनेशन भी नहीं होगी। तो इस वजह से जो इसकी प्रोडक्शन है वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और ये जो है बेस्ट फॉर द इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्शन। और जो अदर है वो फोटो बायोरिएक्टर्स है, जो कि एक्सपेंसिव है, और ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हो सकता है, ट्यूब्स की फॉर्म के अंदर हो सकता है, पाइप्स की फॉर्म के अंदर हो सकता है, और ये बेसिकली जो है वो हार्ड हीट देता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है, कम्प्लेक्स भी है इसको रेगुलेट करना। उसके अलावा कल्टीवेशन ऑफ एलजी है, ये इंडिया के अंदर जो है वो आम प्रैक्टिस है कि पीपल जो है वो आम अपने जो है वो होम्स के अंदर या ओपन एरियाज के अंदर जो है वो डिफरेंट पॉट्स बना के जो है एलजी को ग्रो करवा रहे हैं, और उसको जो है वो मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। ये जो है वो बेसिकली जो है वो बैकबोन है कि हम किस तरह एलजी से जो है वो बायोडीजल को रिपेयर कर सकते हैं, कि बेसिकली जो है वो एलजी है जो कि रीन्यूएबल सोर्स है, जिसको हम एक दफ़ा अगर यूज़ कर ले तो उसको दोबारा हम ग्रो करवा सकते हैं। इससे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर ऑयल को एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है। ऑयल एक्सट्रैक्ट करवाने के बाद सिर्फ लिपर कंटेंट को भी यूज़ किया जाता है, प्रोटीन रेजिड्यूज को सेपरेट कर दिया जाता है। इसके बाद जो है वो इससे बायोडीजल प्रोडक्शन की जाती है। बायोडीजल प्रोडक्शन करने के बाद हमें पता है कि ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल हमारे पास बनता है, जिसको जो है हम सेपरेट कर लेते हैं, और जो बायोडीजल होता है उसको जो है वो हम यूज़ करते हैं अपनी जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, डिफरेंट इंजन के अंदर। अब क्या होगा कि जब हम इस बायोफ्यूल को बर्न करेंगे बायोडीजल को, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हम दोबारा एलजी को ग्रो करवाएंगे तो वो इसका जो है वो इनटेक कर लेगी। तो इस तरह बेसिकली जो थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स है, ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन न्यूट्रल बायोफ्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड नहीं करते। ये जो है हमने एक सेल्फ एक्टिविटी की थी, हमने जो है वो लैब लेवल के ऊपर जो है वो एलजी से जो है वो बायोडीजल जो है वो प्रिपेयर किया था। सबसे पहले जो है वो हमने सैंपलिंग साइट से जो है वो सैंपलिंग की थी। उसके बाद हमने उसको आके जो है वो वॉश किया अच्छे से। उसके बाद जो है वो सैलरी को ग्राइंड किया, ग्राइंड इसलिए किया ताकि उसके जो है हम ऑयल अच्छी तरह एक्सट्रैक्ट कर सके। उसके बाद हमने उसको जो है वो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो है वो ऐड किया। उसके बाद हमने जो है कुछ सॉल्वेंट्स ऐड करने हैं, तो जो सॉल्वेंट्स हम ऐड करते हैं वो एनहेक्सेन है। सबसे पहले हमने ऐड किया, उसके बाद हमने मेथानॉल को ऐड किया। ये दोनों ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट, जो प्राइमरी सॉल्वेंट है वो मेथानॉल है, जो कि रिएक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। जो सेकेंडरी सॉल्वेंट है वो एनहेक्सीन है। उसके बाद स्टेप को जो है वो फास्ट करने के लिए जो है वो हमने इसके अंदर जो है वो कास्टिक सोडा या जो एस्ट्रेसोफोर यूज़ किया। ये एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट के तौर पर, और हमने जो है वो ऑलमोस्ट एक दिन तक जो है वो वेट किया। उसके बाद हमने इसको प्योरीफाई किया, और इसको प्योरीफाई करने के बाद हमने इसको टेस्ट भी किया था। ये जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट एक दिन के बाद जो है वो हमें बायोडीजल जो है वो मिल गया था। अगर आप इसके अंदर देखें तो ये जो ऊपर येलोइश लेयर है, येलोइश टू ब्राउन लेयर है, ये बेसिकली बायोडीजल की है। तो हमने जो है वो ये ये जो है वो हमने इसकी जो है वो प्योरिफिकेशन की थी। सबसे पहले हमने इसको सेपरेट किया, तो उसके अंदर कुछ एलजी कॉन्टेंट्स थे जिनको हमने सेपरेट करने के लिए फिल्टर का यूज़ किया, फिल्टर पेपर। उसके बाद यही हमारे पास जो है वो बायोडीजल आया, और इस बायोडीजल को जो है वो हमने टेस्ट भी किया था।
इस तरह जो है हमने लैब लेवल के ऊपर जो है वो थोड़ी सी एलजी को यूज़ करके जो है वो बायोडीज़ल को प्रिपेयर किया। तो इसको जो है वो कमर्शियलाइज़ किया जा सकता है, बल्कि ये कमर्शियलाइज़ है और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो यूज़ किया जा रहा है। हमने क्या किया था, हमने जो है वो 100 ग्राम जो है वो एलजी ली थी और इसके अंदर जो लिपिड कंटेंट चेक हुआ था वो 25 से जो है वो 30% लिपिड कंटेंट था। और इससे जो हमें बायोडीज़ल मिला वो 25 मिलीलीटर जो है वो हमें बायोडीज़ल मिला। बेसिकली जो बायोडीज़ल की अमाउंट है वो डिपेंड करेगी कि लिपिड कंटेंट कितना है। अगर लिपिड कंटेंट ज़्यादा होगा, अच्छी एलजी हम यूज़ करेंगे, तो उससे जो बायोडीज़ल है वो भी हमारे पास अच्छा प्रिपेयर्ड होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स की, तो इसकी एडवांटेज ये है कि ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल है। इसके अंदर जो है वो हम एफिशिएंट लैंड को यूज़ कर सकते हैं। बायोमास की जो है फास्टर प्रोडक्शन होती है और इसके लिए कोई अरेबल लैंड की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जिसके अंदर एलजी को ग्रो करवाने के लिए जो है हमें हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए। उसके अलावा जो है वो कुछ एल्गी बायोडीज़ल जो है वो हमें कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग एंड केमिकल्स के अंदर जो है वो काफ़ी कॉस्ट लगती है। उसके बाद जो है वो हमें लीवर को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद उसकी डीवार्मिंग करनी है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी जो है वो आ सकती है और एलजी की ग्रोथ के दरमियान जो है वो कंटेमिनेशन भी आ सकती है। उसके बाद हम जो है वो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं कि फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स हमारे पास क्या है। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स भी बेसिकली नॉन फूड बायोमास सोर्सेज से ही, इसके अंदर क्या किया गया है कि इसके अंदर कुछ क्रॉप्स को और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्या किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया, ताकि हमें जो है वो हाई अमाउंट ऑफ लिपिड कंटेंट जो है वो इनसे मिलेगी। बेसिकली जो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स है ये जो है वो एमेलिगेशन है, यानी ये जो है वो इसके अंदर जो है वो कॉम्बिनेशन किया गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो फीड स्टॉक है, क्रॉप्स है, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, जिसकी वजह से जो लिपिड कंटेंट है वो भी इंक्रीज हुआ और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी थी उनको कन्वर्ट करने की मतलब बायोडीजल के अंदर, वो भी इंक्रीज की गई। और जो बैक्टीरिया मोस्टली इसके अंदर यूज किया जाता है वो साइनोबैक्टीरिया है, और वो ऑयल कंटेंट को जो है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बायोडीजल जो है वो हमें ज़्यादा अमाउंट के अंदर मिलता है। अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स की, तो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स के अंदर जो है वो एल्गल बायोफ्यूल्स है, सेलुलोजिक बायोफ्यूल्स है एंड वेस्ट टू एनर्जी बायोफ्यूल्स। एल्गल बायोफ्यूल्स के अंदर हमने एलजी को जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, ताकि उसका लिपिड कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो गया। सेलुलोजिक बायोफ्यूल्स के अंदर जो सेलुलोजिक फीड स्टॉक है उसके अंदर हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करनी है, और उसमें उसमें उन क्रॉप्स में हमने वुड चिप्स, ग्रासेस, एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह उन सबको जो है वो यूज़ करके उनको बायोलॉजिकली या केमिकली कन्वर्ट करना है इनटू द बायोडीजल या बायोफ्यूल के अंदर। अब वेस्ट टू एनर्जी का मतलब क्या है कि कुछ फूड स्क्रैप्स है, कुछ एनिमल मैन्योर है, सीवेज वगैरह है, इनको जो ये एक किस्म का हमारे पास क्या है, एनर्जी वेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो है वो वेस्ट को जो है हमने कैश के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो वो जो कन्वर्जन है उसके ज़रिए जो बायोफ्यूल्स बनेगा वो भी हमारे पास फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल के अंदर इंक्लूडेड होगा। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो हमारे पास फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल के अंदर कौन-कौन से स्टेप्स है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमने हार्वेस्टिंग करनी है। सबसे पहले जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के बाद उन क्रॉप्स की या उस एलजी की हार्वेस्टिंग करनी है। उसके बाद उससे लिपिड को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का मतलब है कि उसको बायोफ्यूल के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो है वो हमें क्या करना है कि उसकी रिफाइनिंग करनी है, उससे बायोडीज़ल को जो है वो सेपरेट करना है। इस प्रोसेस के अंदर जो है वो कुछ टर्म्स जो है वो यूज़ होगी, गैसीफिकेशन और पाइरोलिसिस। गैसीफिकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बायोमास को जो है वो कन्वर्ट करते हैं सिन गैस के अंदर। सिन गैस के अंदर जिसके अंदर हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, सिन गैस जो है वो यूज़ होती है एज अ फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड बायोफ्यूल्स। जो पायरोलिसिस होती है उसके अंदर हम जो बायोमास है उसको हीट देते हैं, मीन्स के उसको जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो लिक्विड फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जो कि हमारे पास पायरोलिसिस का प्रोसेस करवाता है। बेसिकली ये स्लो बर्निंग भी हम इसको कह सकते हैं। अगर हम ये पाइरोलिसिस को हम दो तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो जो है स्लो बर्निंग का वुड होती है, जिससे जो है चारकोल बनता है, वो भी पाइरोलिसिस करवाता है। और दूसरा, अगर हमें बायोमास को लिक्विड फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें हीट के साथ साथ जो है वो प्रेशर भी देना पड़ेगा।
उसके बाद ये फोर्थ जनरेशन जो है वो हमारे पास बायोफ्यूल है। ये आप देख सकते हैं कि इंजीनियर क्रॉप्स है कि इनके अंदर जो है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की गई है, क्यों? ताकि बायोमास जो है वो यील्ड उसको इंक्रीज किया जा सके, लिग्नन कंटेंट को जो है वो डिक्रीज किया जा सके, और कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके, ताकि हमारे पास जो है वो लार्ज अमाउंट के अंदर बायोफ्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो। तो ये जो है वो प्रोसेसेस इसके अंदर यूज होते हैं, पायरोलिसिस है, गैसिफिकेशन है, डाइजेशन है। इससे दो चीज़ें बेसिकली जो है वो नेक्स्ट बनती है। फ्यूल अपग्रेडिंग, फूड अपग्रेडिंग का मतलब क्या है कि हमें जो है वो इनको क्लीन करके, फूड अपग्रेडिंग का मतलब है कि इनमें से जो गैस और अदर लिक्विड्स वगैरह है उनको सेपरेट करना है, और हमें जो है प्योर फ्यूल फ्यूल मिलेगा। जो एग्जांपल्स है अल्ट्रा क्लीनिंग कार्बन एक्टिव फ्यूल्स की, उसके अंदर बायोहाइड्रोजन एंड बायोमेथनॉल, दीज आर द अल्ट्रा क्लीनिंग कार्बन एक्टिव फ्यूल्स, जिनको अपग्रेडिंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो मॉडिफाई किया गया है। उसके अलावा जो है वो इसको शिफ्ट कर देते हैं उसके बाद लोकल यूज़ के लिए, और लोकल यूज़ के बाद जो है वो एंड यूज़र्स के लिए वो अवेलेबल होता है। जो सेकंड है, इसके अंदर जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग होती है, डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस फील्ड से अन मिनरेबल कोल है एंड सेलाइन एक्विफायर्स है, इनको जो है वो अदर प्रोसेसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। ये फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स है बेसिकली। अगर हम एग्जांपल देखें तो एक एग्जांपल है जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या किया गया कि स्विच ग्रास को जो है वो एज अ सोर्स ऑफ बायोमास यूज़ किया गया, और स्विच ग्रास के अंदर जो है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है डेट इज BVMYB4। इसकी क्या किया गया, इसको ओवर एक्सप्रेस करवाया गया। इस ओवर एक्सप्रेशन से क्या हुआ कि जो बेसिकली सेल्यूलोजिक फीड स्टॉक था, या आप कह सकते हैं जो कार्बन है वो जो कार्बन है वो जो है वो सेल्यूलोज की फॉर्म के अंदर जो है वो इनके अंदर जो है वो स्टोर हो गई, और क्या हुआ कि इनके अंदर जो लिग्नन प्रोडक्शन है वो कम हो गई। बेसिकली इस फैक्टर ने क्या करना है कि इस फैक्टर ने जो कार्बन है उसकी लिग्नन के अंदर डेपोजिशन को कम करना है, और जो सेल्यूलोजिक एंड अदर पॉलीसैकेराइड्स है जो कि गुड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, उनके अंदर कार्बन की जो डेपोजिशन है उसको इंक्रीज कर देना है। जब लिग्नन डेपोजिशन कम हो गई तो इसके अंदर जो लिग्नन की अमाउंट है वो भी कम होगी, और उसको सेपरेट करना भी जो है वो इजी, उसको जो है वो इजीली सेपरेट कर दिया जाएगा, और जो लार्ज अमाउंट के अंदर कार्बन डेपोजिशन है वो सेलुलोज के अंदर होगी। उस सेलुलोज को या अदर पॉलीसेकेराइड्स को हम जो है वो फिर यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। इस तरह से जो है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की गई कि हम जो है वो लिग्नन जो है वो कंपोनेंट कम हो और सेलुलोज़िक कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा हो, ताकि हमें ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो फर्मेंटेशन के ज़रिए जो है वो हमें बायो एथेनॉल जो है वो मिल सके। एक तो इसका ये था, और दूसरा इसका ये था कि इसने जो है वो फिनोलिक फर्मेंटेशन को भी इनहिबिट करना है। फिनोलिक फर्मेंटेशन को इनहिबिट करना है ताकि इससे फिनॉल प्रिपेयर ना हो, बल्कि क्या हो, एथेनॉल एथेनॉल जो है वो प्रिपेयर हो। या आप कह सकते हैं कि इस फैक्टर ने दो काम करने, एक जो है इसने लिग्नन की प्रोडक्शन को कम करना है, और डेपोजिशन ऐसे पॉलीसेकेराइड्स के अंदर करवानी है जो कि बेस्ट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। लिग्नन को बेसिकली हम क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसको जो है ब्रेक डाउन करना ये कम्प्लेक्स है, ब्रेक डाउन करना जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके अलावा जो है वो इसने फिनोलिक फर्मेंटेशन को जो है वो कम करना है, और एथेनॉलिक फर्मेंटेशन को जो है वो ज़्यादा करना है। इस तरह जो है वो स्विच क्लास के अंदर मॉडिफाई करके जो है फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल को जो है वो प्रिपेयर किया गया। बेसिकली ये वर्क इस तरह करता है, ये भी कार्बन एक्टिव फ्यूल है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसकी बॉन्डिंग से निकलेगी, वो जब हम दोबारा क्रॉप्स को जो है ग्रो करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। कार्बन एक्टिव फ्यूल आप कह सकते हैं या कार्बन न्यूट्रल फ्यूल कह सकते हैं। इसके कुछ करेक्टर्स है कि ये नॉन फूड फीड स्टॉक से हमें जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी इसकी हाई होती है, उसके अलावा ग्रीन गैस एमिशन भी इसके अंदर कम होती है, और ये एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन है। प्रोसेस चैलेंजेस के अंदर जो है वो सबसे पहले तो फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी है कि इतने जो है वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम जो है वो कंटिन्यूसली जो है फीड स्टॉक प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा कॉस्ट भी है, ये प्रोसेस इसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसके बाद जो है वो लोकल यूजर्स और एंड यूजर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो कॉस्ट प्रॉब्लम्स भी है जिसकी वजह से कमर्शियलाइज नहीं हो सकते इतनी इजीली। कुछ पॉलिसी चैलेंजेस है, कन्वर्जन एफिशिएंसीज भी है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्केल अप करने के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती है, कमर्शियलाइज करने के अंदर आ सकती है, और इसको सस्टेन करने के अंदर आ सकती है, और जो मेजर है वो फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट का इशू आ सकता है। लास्ट के ऊपर अगर हम देखें तो जो बायोफ्यूल्स है इसके क्या बेनिफिट्स है द फॉसिल फ्यूल्स।
तो सबसे पहले हम कॉस्ट जो बेसिकली बायोफ्यूल्स है, ये जो है सिग्निफिकेंटली जो है वो बेसिकली ये लेस एक्सपेंसिव है देन गैसोलीन एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है। लेकिन कुछ बायोफ्यूल जो है वो ऐसे भी है, सच एज फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल आप कह सकते हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थे। जो कॉस्ट इफेक्टिव है वो थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एरेबल लैंड भी नहीं है। और उसके अलावा जो है वो algae और जो नॉन फीड स्टॉक क्रॉप्स हैं उनको यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ बायोमास। उसके बाद सोर्स मटेरियल के अंदर क्या है कि ये बायोफ्यूल की प्रोडक्शन के लिए जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज हमारे पास जो है वो अवेलेबल है, जिसके अंदर जो है वो क्रॉप वेस्ट है, नॉन एडिबल क्रॉप्स है, मैन्यूअर है एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स है। ये तमाम के तमाम जो है वो रिसाइकलिंग के जरिए जो है वो रिसाइकल भी हो सकते हैं, और इनको जो है हम एज अ सोर्स ऑफ बायोमास भी यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। तीसरा जो है ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो फॉसिल फ्यूल्स है वो नॉन रीन्यूएबल, एक दफ़ा ख़त्म हो गए तो वो वापस नहीं आते, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं उसके बाद आते हैं। लेकिन ये जो फॉसिल बायोफ्यूल्स है ये रीन्यूएबल है, कि अगर हम एक दफ़ा क्रॉप्स को यूज़ कर लें तो वो दोबारा भी जो है वो मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो ग्रो कर जाती है। उसके अलावा ये जो है वो इसकी इन्वायरमेंटल है कि ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली किस तरह है, लेट्स सपोज एल्गल ब्लूम्स है, अगर हम इनको बर्न वगैरह करेंगे तो इस एल्गलिज्म बायोफ्यूल बायो प्रोडक्ट्स और बायो एनर्जी वगैरह जो है वो हासिल करते हैं। जब हम इनको बर्न करेंगे तो इससे जो ऑक्सीजन रिलीज हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वो दोबारा जो है वो एलजी को जब हम ग्रो कर पाएगी तो वो यूज़ कर लेगी। इस तरह जो है वो ये कार्बन इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो कार्बन या अदर गैसेस की जो एमिशन है वो मिनिमम होती है, इसलिए ये जो है वो इको फ्रेंडली है। उसके अलावा जो है वो इकोनॉमिक स्टिमुलेशन है। बेसिकली क्या था कि जब बायोफ्यूल्स को जो है वो प्रिपेयर किया गया, तो इसके लिए जो है वो हमें डिफरेंट जो है वो वर्कर्स की भी ज़रूरत थी लार्ज लेवल के ऊपर। तो इस वजह से न्यू जॉब्स आए इन द रूरल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि ये जो फीड स्टॉक है ये रूरल एरियाज़ के जो है वो इर्द-गिर्द प्रेज़ेंट होता है। तो इस तरह जो है वो इकोनॉमिक स्टिमुलेशन भी हुई कि इकोनॉमी भी कंट्री की जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। दूसरा क्या है कि अगर हम बायोफ्यूल को प्रिपेयर करेंगे अपनी कंट्री के अंदर, तो हमें जो है वो दूसरी कंट्री के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, ताकि वो हमें जो है वो ऑयल या अदर फॉसिल फ्यूल जो है वो प्रोवाइड करे। तो ये एक तरह का कंट्री के अंदर जो है इकोनॉमिक स्टिमुलेशन था। उसके बाद कार्बन एमिशन की मैंने पहले ही बात कर दी है कि ये जो है लेस कार्बन आउटपुट होते हैं, और ये फ्यूल टॉक्सिन जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो रिलीज करते हैं, और ये जो है वो इको फ्रेंडली है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जो बायोफ्यूल्स है वो कैन बी प्रोड्यूस्ड लोकली व्हिच डिक्रीजेस द नेशंस डिपेंडेंसी अपॉन फॉरेन एनर्जी। कि ये जो है वो अगर हम करेंगे तो हमारी नेशन सिक्योर हो जाएगी, कि हाँ, हमारे पास अपने फ्यूल्स प्रेजेंट है, हम जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। ये जो है वो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिए, कि लेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, क्लीनर बायो रिफाइनर्स रिफाइनरीज है, उसके अलावा बैटरी इकोनॉमी में या हासिल होती है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इसके पॉजिटिव है, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सारे जो है वो बायोफ्यूल्स के जो है वो एडवांटेजेस है ओवर फॉसिल फ्यूल्स। कुछ ही इसके जो है वो इश्यूज भी है रिलेटेड टू बायोफ्यूल, या इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले जो भी क्रॉप्स होगी, चाहे वो एडिबल है नॉन एडिबल है, उसके अलावा एलजी है, तो उसको ग्रो करवाने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। जब फर्टिलाइजर्स का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो थ्रू डिफरेंट प्रोसेस जो है वो इनकी लीचिंग हो जाएगी इनटू द ग्राउंड वाटर के अंदर, और ये जो है वो फ्लो करके जो है वो रन ऑफ के जरिए जो है वो क्या होगा, डिफरेंट लेक्स और वाटर बॉडीज के अंदर जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो नाइट्रोजन फास्फोरस का लेवल है वो इंक्रीज होएगा, यूट्रोफिकेशन होएगी, वहाँ का जो एक्वाटिक फाना और फ्लोरा है उसको ये जो है वो बैडली जो है वो इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, और डिफरेंट जो है वो किस्म की जो है वो मिसमैच भी वहाँ पे जो है प्रोड्यूस होगी। तो ये जो है वो यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स का जो है वो डिसएडवांटेज है। उसके बाद वाटर यूज़ है। हमने देखा कि क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए और बेसिकली एलजी को ग्रो करवाने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए तो पहले ही जो है वाटर रिसोर्सेज हमारे पास इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो नेक्स्ट जंग है वो वाटर के ऊपर ही होगी, तो वाटर क्राइसिस पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बायोफ्यूल्स को जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे तो ये भी हमारे पास जो है वो एक किस्म का प्रॉब्लम होगा, और ये अनसस्टेनेबल जो है वो प्रेशर होगा ऑन लोकल वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। फिर जो है कुछ वेदर प्रॉब्लम्स भी आएगी। बेसिकली जो बायोफ्यूल्स होते हैं ना, ये बेसिकली इज लेस सूटेबल फॉर यूजिंग इन लो टेम्परेचर्स। हम इनको लो टेम्परेचर के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनका लिपिड कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। लिपिड से जो है हमने इनको प्रिपेयर किया होता है सिंपली,
जो बायोडीज़ल वगैरह होता है, तो ये लो टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज़ कर जाएँगे। तो ये फ्रीज़ कर जाएँगे, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर क्या किया गया कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया गया कि इनके अंदर जो है वो सच एज़ इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील, इन कंट्रीज़ के अंदर इनके अंदर जो है वो केरोसिन ऑयल को जो है वो मिक्स करके जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि केरोसिन का फ्रीज़िंग पॉइंट जो है वो -3 से जो है वो ऑनवर्ड मीन्स कि बहुत कम इसका फ्रीज़िंग पॉइंट होता है। केरोसिन के मिक्सचर के साथ जो है वो इसको यूज़ किया जाता है वेदर प्रॉब्लम से बचने के लिए। उसके अलावा जो है बेसिकली इन बायोफ्यूल्स को जो हम यूज़ करेंगे, तो जो इंजन्स हो गए उनके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ भी जो है वो हो सकती है। उसके अलावा सॉइल एरोजन एंड डिफॉरेस्टेशन है, जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स है, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स है, इसके अंदर अगर हम नॉन फूड क्रॉप्स को यूज़ करेंगे, तो हम उसके अंदर फॉरेस्ट भी इंक्लूड है। तो अब जब हम बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो उसके जो है वो एक तो एनवायरमेंटल जो है वो इम्पैक्ट्स वो ज़्यादा आएगी, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होगा। उसके अलावा जब हम फॉरेस्ट को जो है वो साफ कर देंगे, उनको जो है वो डिफॉरेस्टेशन जो जब हम कर देंगे, तो उससे सॉइल एरोजन भी बढ़ती है। सॉइल एरोजन होगी, तो बहुत ज़्यादा जो है वो बेसिकली क्या होगा कि सॉइल एरोजन से जो कंटेंट्स है न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के, वो जो है वो वाटर के साथ ही जो है वो क्या करे वाटर के साथ ही जो है वो वाटर बॉडीज़ के अंदर जो है वो रन ऑफ हो जाएँगे, और इससे जो है वो यील्ड है क्रॉप का वो भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो बेसिकली जो है वो डिफ़ॉरेस्टेशन का जो रिज़ल्ट है वो सॉइल एरोजन के अंदर आता है, अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ फूड है, ये फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल का जो है वो डिसबेनिफिट है या डिसएडवांटेज है कि अगर हम जो है वो इसको यूज़ करेंगे फूड क्रॉप्स को, तो इससे जो है फूड की शॉर्टेज होगी। फूड की शॉर्टेज जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो जो है वो ड्रामेटिकली जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो वो ये जो है फूड चेन के साथ जो है वो कम्पीट कर सकता है, जिससे जो फूड प्राइसेस है वो इंक्रीज हो सकते हैं और फूड शॉर्टेज भी हो सकती है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग है, इससे एक तो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो बहुत ज़्यादा एमिट नहीं होती, लेकिन जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स है नाइट्रेट्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा एमिट होते हैं। इनके भी कुछ जो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, लेकिन उस लेवल के ऊपर नहीं होती जिस लेवल के ऊपर फॉसल फ्यूल से होती है। तो इसके से जो है वो कुछ हद तक ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, आप कह सकते हैं। उस कंडीशंस के अंदर अगर हम नेक्स्ट ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रॉप जो है वो ग्रो ना करवाएं। उसके अलावा मोनोकल्चर प्रॉब्लम भी आ सकती है। मोनोकल्चर क्या होता है कि सेम क्रॉप को जो है वो आप ईयर आफ्टर ईयर 3 टू 4 ईयर जो है वो आप सेम क्रॉप को जो है वो कल्टीवेट किए जा रहे हैं। क्यों आप सेम क्रॉप को कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे कोई भी क्रॉप जिसके अंदर जो लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, तो वो आपको अच्छा बायोडीज़ल या अच्छा बायोफ्यूल जो है वो दे रहा है। तो आप क्या करोगे? आप कंटिन्यूअसली जो है वो उस क्रॉप को जो है वो क्या करवाओगे? ग्रो करवाओगे। तो इससे जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती है, पेस्ट का अटैक ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा जो है आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है वो इस क्रॉप्स के अंदर जो है वो डिजीज़ेज़ आ सकती है। उसके बाद सेम क्रॉप अगर आप ग्रो करवाओगे, तो वो सेम न्यूट्रिएंट्स का जो है वो अपटेक करेगी, तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो सकते हैं और उसकी जो है उस न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। ये डिफरेंट मोनोकल्चर के जो है वो प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करना पड़ेगा। लास्ट के ऊपर हम देखते हैं कि वो कौन-सी कंट्रीज़ है जो कि बायोफ्यूल को प्रोड्यूस कर रही है और उनकी इकोनॉमी की बात करते हैं। ब्राज़ील एंड यूएस जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है ऑफ द एथनॉल के। और अगर हम बात करें कि जो यूएस है वो बेसिकली क्या करता है, यूएस जो है वो सोयाबीन को यूज़ करता है एज़ अ सोर्स ऑफ बायोमास। और अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वो रैप सीड्स को जो है वो यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। यूएस से अगर अगर हम बात करें यूएस की, तो ये जो है वो एक लीडिंग कंट्री है जो कि बायो एथनॉल और बायोडीजल को जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो अमाउंट या टाइप या काइंड ऑफ बायोफ्यूल जो प्रिपेयर हो रही है और कमर्शियली जो है वो यूज़ हो रही है, डेट इज़ डीजल है, बायोडीजल है जो कि 32% है, और जो गैसोलीन है वो 47% जो है वो यूज़ हो रही है। उसके अलावा जो है वो नॉन रोड ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो 90% जो है वो हमें नॉन फूड रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है कि एरोप्लेन्स वगैरह है, उसके अंदर जो फॉसल फ्यूल्स या जो फ्यूल यूज़ हो रहे हैं वो 90% है। पर जो बायोफ्यूल है बेसिकली अगर हम बायोफ्यूल की बात करें, तो बायोफ्यूल जो है 1.5% अभी तक जो है यूज़ हो रहा है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट व्हीकल्स, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट है या नॉन रोड ट्रांसपोर्ट है। तो ब्राज़ील एंड यूएस जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स होता है एथनॉल के।
जो ब्राज़ील है वो शुगर केन को यूज़ करता है, यूएसए मेज़ को यूज़ करता है, और पहले भी बताया कि यूरोपियन कंट्रीज़ जैसा जर्मनी रैपसीड को यूज़ करता है, और अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वो जो है वो सोयाबीन को यूज़ करता है। उसके बाद मलेशिया और जो इंडोनेशिया है वो पाल्म ऑयल को यूज़ करता है एज़ अ सोर्स ऑफ जो है वो बायोडीज़ल। उसके बाद इसकी ट्रेड जो है वो लिमिटेड है, लेकिन मेनली जो ब्राज़ीलियन कंट्रीज़ है वो बायोएथेनॉल को जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो सेल करती है। ये जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो यूनाइटेड स्टेट जो है वो बायोफ्यूल की प्रोडक्शन जो है वो करती है। उसके अलावा जो है वो ब्राज़ील है, सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे जो है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया इज़ नॉट अ वेरी बिग कंट्री, बट सरप्राइजिंगली इट इज़ थर्ड इन नंबर इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। ये जो है वो एनुअली जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 311.9 पीटा जो है वो बायोडीज़ल जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। फिर चाइना है और लास्ट के ऊपर जो है वो स्पेन आता है, जो कि बायोडीज़ल को प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो था बायोडीज़ल की जो है वो लीडिंग कंट्रीज़ थी अकॉर्डिंग टू द सर्वे इन 2021। तो ये जो है वो हमने डिस्कस किया आज बायोफ्यूल जनरेशन। थैंक यू।